नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी अतिया भी मौजूद है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और इसी के साथ साथ सुबह की हम नई किरणों के साथ जो है गुड मॉर्निंग की शुरुआत करने जा रहे हैं और अब हम आपको नई ताजा खबरों के साथ रूबरू करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ रूबरू करवाएंगे और देश भर के अंदर इस समय क्या कुछ हलचल चलती हुई नजर आ रही है उसके साथ भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, मां शारदा पीठ की बात करेंगे। मां शारदा पीठ का जिस तरह से आज विधिवत तरीके के साथ पूजा अर्चना जो है कश्मीरी पंडित समाज की बात करते हैं और पूरे देश में प्राचीन मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर है और इस पूजा अर्चना की बात करें तो किस तरह से विधिवत तरीका के साथ जो है आपको बता दें कि प्राचीन मंदिर की बात करते हैं और आस्था की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज हो और सनातन धर्म के हिंदू समाज की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति जो है वो विधिवत तरीके के साथ जो है वो पूजा अर्चना करता है। और आज मां शारदा पीठ की बात करें और अतिया क्या लगता है कि जो भारी उत्साह श्रद्धालुओं की बात करते हैं मां शारदा पीठ, वही कश्मीर में एलओसी के स्थित निकट की बात करते हैं, ये शारदा पीठ का जो मंदिर जिसमें आपको बता दें कि एलओसी के निकट है और वहीं पर आपको बता दें कि जिसके पास आपको बता दें कि पीओके के स्थित पीठ की बात करते हैं जहां पर हाल ही में पाकिस्तान में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था और जहां की बात करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारत की बात करते हैं, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा के ही दबाव बनाने के बाद जो है मां शारदा पीठ की बात करते हैं तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बात करते हैं या फिर देश के गृह मंत्री की बात करते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर जाहिर किया था कि मैं जब भी कश्मीर में लौटूंगा तो मां शारदा पीठ के स्थान पर जाऊंगा और विधिवत पूजा अर्चना के बाद ही मैं आगे के कार्यों को जो है शुरुआत करूंगा। मगर आज बेहद खास दिन है और इस खास दिन को लेकर हम जिक्र करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और खासकर कश्मीरी पंडित समाज की बात करते हैं और एक आस्था और प्रेम जो जुड़ा हुआ है और हर एक मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और विधिवत तरीके के साथ अगर हम बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति जो है, जिस तरह से हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी पहुंचे थे और लगातार उन्होंने जो है नतमस्तक होकर जो है वो विधिवत तरीके के साथ पूजा अर्चना भी की थी और अधीनों के साथ मुलाकात भी की थी। और वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एलओसी के निकट जो मां शारदा पीठ का मंदिर है और बेहद खुशी का पल है और मां कश्मीरी पंडित समाज की बात करते हैं और कश्मीरी पंडित समाज के लिए बेहद खास का दिन है। और आज और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है कश्मीरी पंडित समाज से ही ताल्लुकात रखते हैं किरण वातल जी की बात करेंगे, वो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे और आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कश्मीरी पंडित समाज के लिए आखिर ये खास दिन क्यों है और आज जिस तरह से विधिवत तरीके के साथ पूजा अर्चना, हालांकि विधिवत तरीके के साथ पूजा अर्चना हमेशा से होती है मगर आज बेहद खास दिन है और इस खास दिन की जिक्र करते हैं और खासकर कश्मीरी पंडित समाज की बात करते हैं। और कश्मीरी पंडित समाज की बात करें तो हर विधिवत पूजा अर्चना के साथ जो है वो की जाती है और कहीं ना कहीं हर एक जो आस्था है किसी भी समाज की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या फिर सिख है या ईसाई है, और यहां पर एक आपसी भाईचारा जो है वो देखने को मिलता है और आस पड़ोस के लोग भी जो है जमकर जो है जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं उनको पूरी तरह से विधिवत तरीके के साथ जो है राहत हो या फिर पूजा की अर्चना की बात करते हैं। और आसपास आप देखिए कि खरीदारी के सामान के लिए कई सारे समाज, मुस्लिम समाज के लोग भी जुटे हुए नजर आते हैं, जिसके चलते हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हर एक व्यक्ति की जो आस्था है और खासकर मां शारदा पीठ के स्थान की बात करते हैं और वो जुड़ी हुई है और प्राचीन ये प्रसिद्ध मंदिर है और इस प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो विधिवत तरीके के साथ जिस तरह से हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर भारत की बात करते हैं जिसमें आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मां शारदा पीठ की बात करते हैं और ये जो तीर्थ स्थल है और कश्मीर स्थित इस मंदिर में सर्वप्रथम देवी की आराधना शुरू होती है और उसी के साथ साथ बाद में खीर भवानी और मां वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। और वहीं पर कश्मीरी पंडितों का मानना है कि शारदा पीठ में पूजे जाने वाली मां शारदा जो है उनकी कई सारी मान्यताएं हैं, उनकी कई सारी शक्तियां हैं। और इसी के साथ साथ आपको और भी जानकारी दे दें कि जिस तरह से कश्मीर के एलओसी के पास शारदा जो मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू हुआ था, उसे पूरी तरह से विधिवत तरीके के साथ जो है उसे किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि मां शारदा पीठ की बात करते हैं, ये मां शारदा पीठ का जो मंदिर है और इसको लेकर जो जानकारी हम अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तरी इलाके के तितवाल नियंत्रण रेखा के निकट है और इस नियंत्रण रेखा की बात करते हैं और ये एक बेहद खुशी का पल है कि जिस तरह से मां शारदा पीठ का मंदिर का जब निर्माण
निर्माण हुआ और विधिवत तरीके के साथ पूजा अर्चना भी हुई है। और इसी के साथ साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कश्मीरी पंडित समाज किरण वातल जो है वो इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। किरण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, और आज बेहद खास दिन है और सनातन धर्म की बात करते हैं, और जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज और आपके जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज के लिए बेहद खास दिन है, और हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा आज के खास दिन को लेकर। देखिए, आपका तय दिल से कि आपने जो ये आज बहुत ही भव्य दिन है, जबकि हमारे श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी उधर चिटवाल में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जो शारदा माँ का जो वहाँ प्रतिमा है, आइडल है। तो इसमें थोड़ा बैक से मैं कहूँगा, सबसे पहले जो हमारा सरस्वती माँ, शारदा माँ, जो हमें जो ज्ञान का सागर है, वो हमें सब शारदा माँ की ब्लेसिंग से मिलती है। और ये आज की हिस्ट्री नहीं है, 8,000-7,000 साल पुरानी जो शारदा पीठ है पीओके में, जस्ट किशन गंगा के तट पे, और यहाँ से जो टिटवाल बंदर बना है, इससे कोई मैक्सिमम 8-9 किलोमीटर दूर बाहर पीओके में है। और अभी हम जब पिछले अपना प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जी ने, जिसका अपना लाइव पे प्रोग्राम चला था, और श्रृंगेरी मठ से एडमिनिस्ट्रेटर और भी बड़े उच्च कोटि के हमारे साधु संत आए थे वहाँ, तो जिस दिन उद्घाटन हुआ, आज जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और उसमें श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी आ रहे हैं। और इसका सब जो है ये इस 7-8,000 साल पुराना जो शारदा का मंदिर है, इस मंदिर की जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो ये है कि दुनिया भर से चाइना से, जापान से, बाकी सब कंट्रियों से यहाँ लोग, और साउथ से पर्टिकुलर इंडिया में यहाँ आके पूरा ज्ञान लेते थे, अपने आप को एनलाइटन करते थे और माँ शारदा का आशीर्वाद लेते थे। ये कोई आज से 1,000-1,200 साल पहले जब हमारे आदि शंकराचार्य जी जो आए वहाँ, उनको तब तक शिव का वो था, अपना शिव वो मानते थे, और शिविज्म पे उनका रिसर्च था, वो सारे भारत में उन्होंने किया। उसके बाद जब कश्मीर आए, वो शिव जी की अपना खोज में, शिविज्म की खोज में, तो उनको शक्ति का ज्ञान शारदा पीठ से हुआ। जब वहाँ वो रह के, उसके बाद जो वहाँ के उस वक्त हमारे ये धर्म गुरु थे, उन्होंने कहा, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं अब वापस साउथ जा रहा हूँ श्रृंगेरी, तो वहाँ शारदा माँ का आशीर्वाद कैसे मिलेगा मुझे? तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक आइडल दिया, चंदन की मूर्ति दी शारदा माँ की, उन्होंने कहा वहाँ आप कीजिए इनकी पूजा, आपको पूरा जो शारदा माँ का आशीर्वाद भी रहेगा और ज्ञान का सागर भी रहेगा आपके पास। और ये सारी दुनिया में। वादल जी, आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान की असेंबली की बात करते हैं, वहां पर भी प्रस्ताव पारित हुआ था, और जम्मू कश्मीर की बात करें और बेहद खास दिन है आज। और दूसरी तरफ अगर देखें कि देश के गृह मंत्री, उन्होंने भी ये कहा था कि जब भी मेरा जम्मू कश्मीर में दौरा होगा, और मैं सबसे पहले विधिवत तरीके के साथ जो है मां शारदा पीठ के मंदिर में जो है अपना नतमस्तक करूंगा, और उसी के बाद अपने आगे के कार्य को जो है उसकी शुरुआत करूंगा। ये कितना खास है और हमारे सनातन धर्म के लिए, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं खासकर कश्मीरी पंडित समाज के लिए? मूल से जो ओरिजिनली जो कश्मीर के पास से जब सप्तऋषि जो हमारे आए थे, उसके बाद जो चला, ये 7-8 हजार साल पुरानी हिस्ट्री है। वहां से जितने भी हमारे ब्राह्मण वहां से निकले हैं, वो कश्मीर वासी जो है दुनिया में है, वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ अभी है सरस्वत ब्राह्मण जितना थे वहाँ। उसके अलावा जो और कश्मीरी पंडित हमारे भाई वहाँ के हैं, उनके लिए जो है ये जो कहीं भी साउथ लो, ईस्ट लो, कहीं से भी जो वो है, उन कोई भी अगर अपनी डिग्री करता था, उस वैदिक डिग्री करता था, उसका एक मूल मंत्र था, जब तक वो शारदा मंदिर आके ब्लेसिंग ना ले, तब तक उसकी वो डिग्री कंप्लीट नहीं होती थी। तो इसका बहुत बड़ा ये हमारी संस्कृति है। और अब जो इस वक्त जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो जम्मू कश्मीर यूटी में है, वो सरकार पुरानी संस्कृति को दोबारा से जो है रिवाइव कर रही है विद कश्मीरी। कश्मीर एपी सेंटर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये शारदा पीठ, माता शारदा का निवास वहाँ क्यों है?
खास जो कृष्ण गंगा नदी है उसके तट पे, वो कृष्ण गंगा जो है मधुमती का संगम है वहां पे, और उस तट का वो एपी सेंटर है। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं अपने पूर्वजों का वो करने के लिए, अपना कर्म कांड करने के लिए, ऐसे ही ये 10 जो हमारे हरिद्वार के बराबर है कृष्ण गंगा के तट पे। अभी हम जब गए थे वहाँ अपने पूर्वजों का वहाँ पूजा अर्चना की तट पे, और शारदा मंदिर जो वहाँ नया बना है, ये पहले एक एन रूट टू द शारदा टेम्पल जो पीओके में है उसका एक ये रास्ता था, और यहाँ एक पड़ाव था जहाँ ये आप ये बना। वहाँ के लोग भी बहुत कुछ है, बहुत अच्छे हैं, और इससे कश्मीर में आप देखना कि अब पूरे दुनिया में अमन की एक वो चलेगी। एक ये रिवाइवल है, ये एक संकेत है कि माँ अब खुद जो है ये वहाँ से साउथ से यहाँ। ठीक है किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि आपका यही कहना है कि हम ये मान के चले कि विधिवत तरीके के साथ जो मां के संकेत हैं वो साफ जाहिर होते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की जो फिजा है वो अमन और चैन के साथ है, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की फिजाएं जो है और भी तब्दील होती हुई नजर आएंगे। और आज विधिवत तरीके के साथ जो है वो पूजा अर्चना होगी, और भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो माथा जरूर टेकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की जानकारी अतिया हमारे दर्शकों को जरूर अपडेट करिएगा। जी, जहां पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, जहां पर हमने पहले भी आपको अपडेट किया था कि जम्मू में एक मेगा रैली जो है वो होने वाली है, जहां पर मिनिस्टर्स जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। लेकिन अब एक खबर निकल के सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरिया जो है आज जम्मू पहुंचेंगे, और 2 दिन का दौरा जो है जम्मू कश्मीर का उनका होगा, जहां पर आज जो है बताया जा रहा है जम्मू पहुंचेंगे, और यहां पर जितने भी ऑफिशियल्स है बीजेपी के लीडर्स की बात करें उनसे यहां पर मीटिंग की जाएगी। अगर मैं बात करूं जहां पर जो हरदीप सिंह पुरिया है वो पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस ऑफ इंडिया के मिनिस्टर है, और ये बताया जा रहा है कि आज जो है वो जम्मू का दौरा करेंगे। 5 और 6 जून को बताया जा रहा है कि 2 दिन का दौरा करेंगे और आज जम्मू पहुंचेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें रेलवे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जायजा जो है वो लिया जाएगा, जहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया था कि हो सकता है आने वाले टाइम पर यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर होम अमित शाह यहाँ का दौरा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें नितिन गडकरी भी यहाँ का दौरा कर सकते हैं। और उसी बीच हमने आपको ये भी अपडेट दिया था कि आज की बात की जाए, आज जो है हरदीप पुरिया जम्मू का विजिट कर सकते हैं और आज जो है जम्मू पहुंचेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स हैं बीजेपी के लीडर्स की बात करी जाए तो यहाँ का जो है दौरा करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। और उसके अलावा जो मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट है उसका भी जायजा लेंगे। अगर हम बात करें रेल लाइन जो है जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। और जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट का टाइम पहले जो है काफ़ी लगता था, लेकिन अब जो टाइम है वो भी काफ़ी बच सकता है, जहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है वो लाए जाएंगे। और फिलहाल जो है प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया जा रहा है, रेलवे प्रोजेक्ट्स की काम की जाए वहाँ पर जो है इसका जायजा जो है वो लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर मेट्रो लाइन की बात करें तो बताया जाता है कि जम्मू श्रीनगर की बात की जाए तो 23 ऐसी मेट्रो लाइंस है जो कि यहां पर लाई जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें आज बताया जा रहा है कि आज जम्मू पहुंचेंगे और इसके बाद जो है वो यहाँ का दौरा किया जाएगा। ठीक है, साफ तौर पर ये एक दौरा जो है बेहद खास माना जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण है। और अब आपने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर के भाजपा के जो कार्यालय है और भाजपा के कार्यालय में सीधा जाएंगे और वहीं पर आपको बता दें कि आज दोपहर को वो पहुंचेंगे। और इसी के बाद जो है भाजपा के मुख्यालय में जो है भाजपा के जो सीनियर नेता है उनके साथ मुलाकात होगी। और इन मुलाकात की बात करते हैं, इस मुलाकात में बेहद ये खास रहने वाला है। और सूत्रों के मुताबिक जानकारी दे दे कि एक चर्चा जो है आगामी चुनावों को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर में की जा सकती है कि आखिर किस तरह से अपना वर्चस्व जो है वो जनता के बीच में जो है वो बढ़ाना है, उसको लेकर खास चर्चा जो है वो आज करेंगे। और जो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावों की बात करते हैं और उन चुनावों को लेकर भाजपा जो है वो लगातार अपनी कमर जो है वो कसती हुई नजर आ रही है। और जिसके चलते आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं, वो उनका दौरा तो जरूर खास माना जा रहा है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि रेल लाइन प्रोजेक्ट की बात करते हैं या फिर जिस तरह से
जम्मू कश्मीर का जो दिवसीय दौरा है, जिसमें कश्मीर का भी उनका दौरा जो है वो खास माना जा रहा है, और जिसके साथ साथ जो है आला अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से विकास जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसका भी समीक्षा जो है वो की जाएगी, और आखिर जम्मू कश्मीर को और भी किस तरह से तेज गति पर आगे लाना है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ जो भाजपा के अंदर मुख्यालय के अंदर जो आज बैठक होने जा रही है, ये बेहद खास मानी जा रही है। और इस बैठक की बात करते हैं तो इस बैठक में जो है विषय जो है, जो अभी तक जानकारी मिली है, इन विषयों पर खासकर आगामी चुनावों को विषयों को लेकर हो सकती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल चुनाव होने हैं, और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव होने हैं, और इन तीनों चुनावों को बड़ा ही मद्देनजर रखा जा रहा है। और भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा ने पूरी तरह से जो है वो कमर कसी हुई है, क्योंकि कर्नाटक के बाद जो है जिस तरह से समीक्षा जो है वो आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर की थी, कि आखिर कर्नाटक के अंदर जो हार देखने को मिली थी, उसी के बाद आपको बता दें कि भाजपा जो है कोई भी मौका छोड़ने के लिए जो है वह तैयार नहीं है, और हर एक क्षेत्र के अंदर जो है अपने कार्य को जो है वो और भी गति लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे अभियान, जनता दरबार आप देख रहे हैं, और इस समय भाजपा के चीफ की बात करते हैं, रविंद्र रैना जी की बात करते हैं, वो कश्मीर घाटी का दौरा कर रहे हैं, और कश्मीर घाटी के अंदर उन्होंने जनता दरबार लगाए हैं, और लगातार लोगों को जो है मोदी के जो देश के प्रधानमंत्री के जो 9 साल हैं उनको गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार हर एक समीक्षा, हालांकि 9 सालों को लेकर जो है इस पर भी चर्चा जो है वो रहने वाली है। और हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो 9 सालों को लेकर भी हो सकता है कि पत्रकार वार्ता जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की जाए, और क्योंकि ये बेहद खास जो है वो दौरा माना जा रहा है, और इस खास दौरे में क्या कुछ पिटारे से निकलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या कुछ नई सौगात देखने को मिलेगी, क्या कुछ नए मौका देखने को मिलेगा, और क्या कुछ नया अवसर जो है वो देखने को मिलेगा, ये बेहद खास रहने वाला है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि आगामी चुनावों से पहले किस तरह से भाजपा जो है तमाम यूनियन मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं, और लगातार उन रोड मैप्स को लेकर और उसकी समीक्षा बनाकर जो है उन सब एक खाका तैयार कर जो है केंद्र को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, और ये रिपोर्ट देश के गृह मंत्री को सौंपी जाएगी, और उसी के बाद जो है एक खाका तैयार किया जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में किस तरह से भाजपा जो है आगामी चुनावों को लेकर और भी तेज जो है वो कमर को कसेगी। ये एक विषय जो है जो लगातार हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि आखिर इसको लेकर और जम्मू कश्मीर में भाजपा चुनावों को लेकर किस तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है, इस पर जो है यह बेहद खास दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हाईवे से करना चाहेंगे। और हाईवे की बात करते हैं जहां पर हाईवे का निर्माण तो बेहतर हो रहा है, कई जगह ऐसा जो है वो काफी ज्यादा नुकसान भी दायक बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि एक बड़ा नया खुलासा जो है एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जहां पर जम्मू कश्मीर के हाईवे की बात करते हैं, ये तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको हाईवे की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईवे का निर्माण तो हो रहा है, आखिर निर्माण की अगर हम बात करते हैं और उसमें धांधलियां किस तरह से होती हुई नजर आ रही है, और इन कार्यों में गति किस तरह से लाई जाती है, और इसके बाद जो विकास के जो रोड मैप तैयार किए जाते हैं और जनता को जो बरगलाने की कोशिश की जाती है, जिसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट की बात करते हैं तो एक बड़ी पेनल्टी जो है वो लगाई गई है, और इस बड़ी पेनल्टी का आज जिक्र करेंगे और एक एक बात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं बेहद चौंकाने वाली है। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं या फिर जिस तरह से आसपास की लाइनों की बात करते हैं कि किस तरह से उनका निर्माण किया जाता है, निर्माण तो किया जाता है, और उसके पीछे धांधलियां किस तरह से की जाती हैं, इस पर भी आज हम आपको स्पष्ट करेंगे। क्योंकि आप तक ये जानकारी होना विस्तार पूर्वक जो है बेहद ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास आसपास निर्माण हो रहा है तो आप भी उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि कई सारी धांधलियां जो है इन निर्माण कार्यों के अंदर देखने को मिलती है, जिसके चलते एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा जो है एक पेनल्टी लगाई गई है और पिटीशन फाइल की गई है, जिसके चलते आपको बता दें कि एक पेनल्टी जो है वो की गई है, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर हाईवे की बात करते हैं, जहां पर हाईवे को लेकर निर्माण तो किया जा रहा है, जिसके चलते आज हम आपको सुनवाएंगे कि इस निर्माण को लेकर स्थानीय क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जिसके साथ अगर हम जिक्र करें आरटीआई एक्टिविस्ट की बात करते हैं, रमन शर्मा जी की बात करते हैं, वो आज हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपको तफसील से जानकारी देंगे कि आखिर मुख्य कारण क्या है कि किस तरह से हाईवे का निर्माण कार्य तो किया जाता है मगर उसके बीच धांधली किस तरह से की जाती है, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते प्रशासन को अब हरकत में आना होगा। मगर उससे पहले क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं।
सब जानते हैं कि फ्लाईओवर का काम काफ़ी समय से लगा हुआ था। वो फ्लाईओवर था कैनाल हेड से लेकर मुट्ठी तक, लेकिन जैसे जब देखा गया कि इस फ्लाईओवर से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, खासकर भगवती नगर का जो एरिया था वहाँ जो गाड़ियों का आवागमन जो था बहुत ही ज़्यादा था, और यहाँ इतनी ट्रैफिक थी कि वहाँ के लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसको देखते हुए नहर हेड से लेकर फोर्थ ब्रिज तक लगभग 800 मीटर के करीब ये जो एरिया है वहाँ भी फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है, और ये इनका 18 महीने का कार्यवर्ध है कि 18 महीने के अंदर ये कार्य ख़त्म करना है। मुझे लगता है कि आने वाले साल में 2024 31 मार्च तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और बड़ी तेज़ी से काम लगा हुआ। आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर के जो पिलर्स हैं वो मैक्सिमम पिलर जो है वो बाहर निकल आए हैं, पिलर जो है वो लग रहे हैं और काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसके चलने से जब फ्लाईओवर बनने से जहाँ की जब ट्रैफिक जो है सुचारू हो जाएगी, मुझे लगता है कि खासकर वार्ड नंबर 14 भगवती नगर और वार्ड नंबर 31 के लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। यहाँ के आने जाने लोगों को इतना था गली से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जब ये फ्लाईओवर चलेगा नीचे वाली सर्विस लाइन रह जाएगी और यहाँ के लोगों को सुविधा जो है पूरी मिलेगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के माननीय एलजी साहब का, जो मनोज सिन्हा जी, और भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम चल रहा है। और प्रोग्रेस जो इतनी है, प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े आए हैं जिससे हमारा ये फ्लाईओवर ही कंप्लीट हुआ, और इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 साल में ऐसे कोई प्रोजेक्ट आए होंगे, या आने वाले समय में क्या होगा वो नहीं हम जानते। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की इस 9 साल में, 9 साल बेमिसाल जो हम कहते हैं, इन 9 साल में जो कार्य हुए हैं वो कार्य सराहनीय हैं। हम मुबारकबाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, और तवक्को करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा हमारे साथ रहे, हमें मिले, ताकि देश की भलाई हो, भारत जो है अग्रसर हो और भारत विश्वगुरु बने। और मैं पुनः मुबारकबाद देता हूं हमारे एलजी साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिनके प्रयास से आज जम्मू में फ्लाईओवर बन रहे हैं, और खासकर वार्ड नंबर 14 के लोग, और कैनाल हेड से लेकर जो फोर्थ ब्रिज तक फ्लाईओवर बन रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी था। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगली आवश्यकता जो है कैनाल हेड से लेकर जीवल तक भी फ्लाईओवर बन जाएगा, तो मुझे लगता है यहाँ की मैक्सिमम समस्या हल हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। रमन जी, आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरह से 9 साल की जो है वो बेमिसाल जो है वो तारीफ की जा रही थी यहाँ पर, और आपके द्वारा जो है एक पेनल्टी लगाई गई है। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ आप जानकारी देने चाहेंगे? और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबह सवेरे हमारे कार्यक्रम में, और जानकारी दीजिएगा कि क्या मुख्य कारण है। एक तरफ तो निर्माण किया जा रहा है, और निर्माण कार्य के अंदर जो धांधलियां होती हैं वो कोई भी व्यक्ति जो है उजागर नहीं करता है। आपने इसको उजागर किया है, क्या कुछ विस्तार पूर्वक आप जानकारी देना चाहेंगे रमन जी? सर शुभ प्रभात, और बहुत शुक्रिया, आपने इम्पोर्टेंट इशू को लिया। देखिए, जम्मू अखनूर जो हमारा रोड है ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रोड है, और दूसरा हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन राजौरी पुंछ की जो है वो भी यहाँ पर रहती है, और तीसरा इसके अलावा देखिए जो मुगल रोड जब बन गया तो ये रोड हमारा कश्मीर तक भी ये पहुंचेगा, ये लोगों को वहां तक पहुंचाएगा। अब जो हमारा ये जम्मू अखनूर रोड प्रोजेक्ट है 2019 में लगभग ये शुरू हो गया था। फेज 3 में जिस कंपनी को दिया गया था उस कंपनी ने 2021 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था। इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है NHIDCL, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर, जो सेंट्रल यूनियन है MORTH, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उनके अंदर ये आती है मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट आपका कॉर्पोरेशन। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर फर्म थी उनको 3 एक्सटेंशंस अभी तक दी गई हैं, लगभग, मतलब जो पैकेज 3 में उनको काम दिया गया है 193 करोड़ का लगभग जो काम दिया गया है। और हैरानगी की बात यह है कि 15 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाई गई है, और कहने के सूत्र जो है वो ये कहते हैं कि इसके लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट तो नहीं है कि आगे उस कंपनी ने सबलेट कर दिए काम वैसे इनएक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिनके पास ऐसी मैन और मशीनरी थी नहीं कि वो इस बड़े काम को कर सके। लगभग 20 किलोमीटर का रोड इन्होंने बनाना था, और इसी कारण इनको 15 करोड़ की पेनल्टी की गई है। और इस पेनल्टी में अभी तक सिर्फ जो पैसे NHDCL ने रोके हैं वो 5 करोड़ रुपए रोके हैं, और बाकी जो 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी है उनसे लेना जरूरी है। देखिए, अब जो रोड डिले हो रहा है इसके कारण हो क्या रहा है,
एक तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेटेजिक, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोड है। उसके अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है वो कितना सफर करती है। आप देखिए पॉल्यूशन कितना ज्यादा होता है कि जब ये रोड को प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है इतनी दूर, और उसके कारण हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लोगों को हो जाती है। वहां से जो गाड़ियां निकलती हैं उन गाड़ियों की हालत खराब होती है और एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो इतना सफर जब लोग कर रहे हैं तो कंपनी और खासकर NHIDCL के जो भी अधिकारी हैं उनको और ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए और ऐसी फर्म को मैं कहता हूँ ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। रमन जी, एक तरफ तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने भाजपा के नुमाइंदों को सुना, वो कह रहे हैं कि ये 9 साल बेमिसाल हैं और इसकी जो है बड़ी तारीफ करते हुए नजर आए हैं, और उन्होंने कहा कि एक विकास की गति है, ये विकास हो रहा है। विकास के पीछे अगर दूसरा चेहरा देखें, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, विकास भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, मगर उसके पीछे जो धांधलियां हो रही हैं और जो यहाँ पर कोलैप्स हो रहे हैं और जो पैसा जो है वो डिनाई हो रहे हैं, उन पर कौन ध्यान देगा, उस पर कौन सामने लाएगा? ये कितना खास है जम्मू कश्मीर के लिए, कितना नुकसानदायक है? जी, मैं राजनीतिक सर बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम शहरी जो है, हम लोग जो है, हमारा ये फर्ज बनता है कि कहीं पर भी अगर हम कोई त्रुटि देखते हैं ऑफिसर्स की तरफ से, क्योंकि इसमें मैं नहीं समझ सकता कि वो राजनीतिक इसमें कोई करप्शन का इशू है, लेकिन हाँ जरूर जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से एक कमजोरी रही है, कोताही रही है, इनकम्पिटेंस रही है, और ये भी हो सकता है कि उनकी मिली भगत हो, ये भी मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन राजनीतिक तौर पर मेरा इसमें कोई विचार देना अच्छा भी नहीं रहेगा। और जरूर दरख्वास्त आपके इस माध्यम से रिक्वेस्ट ये रहेगी इस कंपनी को भी, यानी कि हमारी NHIDCL और मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी रोड ट्रांसपोर्ट है उनको, नितिन गडकरी जिनके मंत्री हैं, कि प्लीज जल्दी करिए, इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाइए। और जो कंपनी काम नहीं कर रही है और उसने सबलेट कर दिया इस काम को इनएक्सपीरियंस लोगों को, इस कंपनी को आप ब्लैकलिस्ट करिए। क्या मजबूरी है NHIDCL की कि सिर्फ आपने कहा कि 15 करोड़ रुपया पेनल्टी, 193 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है और अभी तक 130 करोड़ से ज्यादा की रकम इस कंपनी को अदा कर दी गई है। और अब जो डेडलाइन है तीसरी दी गई है वो दिसंबर 23 तक दी गई है। तो यानी कि जो काम 21 में हमारा पूरा होना था, 2021 में, अब 2023 में भी अब मुझे पूरा एतबार नहीं है कि ये काम पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आपके माध्यम से अपील ही कर सकते हैं हम अपनी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से और यूनियन मिनिस्ट्री से कि इस काम को पूरा किया जाए और इसमें जरूर देखा जाए कि कंपनी के लोगों की क्या सहभागिता रही है कि ये काम लोगों को परेशान किया जा रहा है अभी तक, और ये काम अभी तक अपने टाइम पे पूरा नहीं हुआ। सर रमन जी, ये क्या लगता है कि जो जिस तरह से तारीख तय की थी वर्ष 2021 की आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2023 आ चुका है, वो भी अब अपने समाप्त चरण पर है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोताही तो नजर आ रही है, जहाँ पर इस कार्य को जल्द संपन्न करना चाहिए था वो उस गति में नहीं किया गया है? तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि ये कोताही है और इस पर जरूर जल्द ध्यान देना होगा? बिल्कुल सर, देखिए, और दूसरा इसमें परसों ही हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं और डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं, वो भी इस साइट के ऊपर, जब ये खबर आई और जब इसके बारे में बातचीत हुई तो वो भी उसी टाइम वहां पर गए और उन्होंने फिर से सख्ती से इस कंपनी को, जो इस कॉर्पोरेशन को बोला है, जो सरकारी कंपनी है, इनको बोला है कि आप इस काम को करवाइए और मैन और मशीनरी जो है ना वो ज्यादा लगानी पड़ेगी, आपको ज्यादा लोग वहां पर लगाने पड़ेंगे। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं, पिछले साल इस कंपनी, इस हमारी NHIDCL से मैंने ये पूछा था कि कितने लोगों को आपने काम दिया। उन्होंने बोला चूंकि ये काम ECP के मोड से हम कर रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और प्रोक्योरमेंट जो है वो सारे का सारा ये कंपनी देखेगी, इसलिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप लोगों की सहभागिता नहीं करेंगे ना तो काम, मतलब फायदा क्या है हम लोगों को कहने के लिए? अगर हम कहते हैं जी 2000 करोड़ का, 1000 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट किसी भी लोकल एरिया में आ रहा है, तो उन लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, मजदूर वहां से लेने चाहिए, इंजीनियर्स लेने चाहिए। हाँ, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है अगर लोकल लेवल पर अवेलेबल नहीं है, आप जरूर ग्लोबल लेवल से लाइए, दुनिया के किसी कोने से भी लाइए, लेकिन मजदूर तो कम से कम आप उस लोकल एरिया से ले सकते थे। और जानकारी ये है कि कंपनीज ने जो अपना रिसोर्सेज लगाने थे पूरे तरह से इस काम को आगे बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ाए और पैसे बचाने के कारण ही ये डिले हुआ है। भाई साहब, चलिए रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया।
बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां अगर हम बात करें जम्मू तवी रिवर फ्रंट की, जिसका प्रोजेक्ट काफी टाइम से चल रहा है, उसी हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि आखिर कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचा है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, हालांकि पिछले साल से ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और उस टाइम पे बताया जा रहा था कि इसे 2 फेजेस में जो है वो बनाया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें इसके पहले फेज की, तो ये पहला फेज जो है भगवती नगर से लेके विक्रम चौक की बात करें, वहां पर इस पर काम किया जाएगा। और जहां पर जब ये रिवर फ्रंट बन रहा था उससे पहले भी कई चीजें सामने आई थी, जहां पर ये चीज जो है ये सुनने को मिलती थी कि आर्टिफिशियल लेक वहां पर बनेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये प्रोजेक्ट जो है साबरमती जो रिवर फ्रंट है, जिस प्रोजेक्ट से उसे बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग उस रिवर को बनाया है, उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को भी बनाया जाएगा। जहां पर मैंने कहा कि 2 फेजेस में इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो है इसे बनाया जाएगा। पहला जो फेज होगा वो भगवती नगर से जो विक्रम चौक तक का जो फेज है वहां पर काम किया जाएगा। और उसके बाद आर्टिफिशियल लेक की भी बात की जाती है कि आर्टिफिशियल लेक भी वहां पर बनाया जाएगा और आर्टिफिशियल लेक के बीच में आइलैंड भी बनाया जाएगा। और जो आर्टिफिशियल लेक होगा वहां पर बोटिंग वगैरह की जाएगी और स्पोर्ट एक्टिविटीज की बात की जाए वहां पर वो भी करवाई जाएगी। और उसके अलावा किनारों की बात करें तो बताया जाता है आर्टिफिशियल रिवर जो है बीच में बनेगा और जो किनारे हैं वहां पर जो वॉकवे होता है वो भी बनाया जाएगा ताकि लोग वहां से चल सके, जॉगिंग कर सके। और साइकिल लाइन भी होंगी, यानी कि जितने भी लोग साइकिल चलाना चाहते हैं वो साइकिल भी वहां पर जो है चल सकती है। और बीच में अगर बात करूं तो बीच में बताया जाता है कि आइलैंड भी बन सकता है। फिलहाल अगर हम फेज 1 की बात करें तो पहले बताया जा रहा था कि फेज 1 जो है अगस्त तक कंप्लीट हो सकता है, जुलाई तक कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अब बताया जा रहा है डेडलाइन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब बताया जाता है कि दिसंबर 2023 यानी कि इसी साल के आखिर में हो सकता है कि फेज 1 का प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जहां पे मैंने आपको कहा कि 2 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। पहला फेज जो है दिसंबर तक बताया जा रहा है कि हो सकता है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पिछले साल जब प्रोजेक्ट को बनाया गया था उस टाइम पे ये कहा गया था कि जून, जुलाई या फिर अगस्त तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि जो फेज 1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब बताया जाता है कुछ डिले हो गया किसी कारण से, तो अब जो है ये दिसंबर 2023 तक हो सकता है फेज 1 कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर हम फेज 2 की बात की जाए, जहां पर 2 फेजेस में बनाया जा रहा है, 2 फेज में जो होगा गुजरनगर विक्रम चौक से लेके गुजरनगर की बात करें तो वहां पर जो है काम किया जाएगा और सेम तरीके से ही काम होगा। और वहां पर भी आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाएंगे और किनारों पर जो है वॉकवेज बनाए जाएंगी जहां पर लोग चलेंगे और काफ़ी खूबसूरत जो है वो बन सकता है। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसी के तहत जो है GSCL प्रोजेक्ट के अंडर जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा था कि पहले भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया गया था लेकिन सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि पहले कब कब प्रोजेक्ट्स को बनाने की कोशिश की थी, जहां पर 1984 से ही बताया जाता था कि आर्टिफिशियल लेक की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ वजह से जो इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया गया। लेकिन उसके बाद 2008-2009 की बात करें तो उस टाइम पे भी उमर अब्दुल्ला की जब सरकार होती थी, जब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, तब जो है उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, लेकिन उस टाइम पे भी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया गया था। हालांकि काम जो है वो शुरू किया था, लेकिन अब जो है उस टाइम पे काम शुरू नहीं हुआ था। उस टाइम पे भी डेडलाइंस लगातार आ रही थी, लेकिन डेडलाइंस पे काम नहीं किया जा रहा था। उस टाइम पे ऑफिशियल्स का भी ये कहना था कि जिस टाइम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे भी ऑफिशियल्स का ये कहना है कहीं करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, लेकिन काम नहीं किया गया। लेकिन पिछले साल की बात करें, पिछले साल जो है इस पर काम किया गया है और अभी भी काम किया जा रहा है जम्मू की बात करें। और जहां पर अगर हम बात करें 2 फेजेस में जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि फेज 1 पे जो है पूरी तरीके से काम चल रहा है और फेज 1 का काम जो है दिसंबर तक बताया जाता है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही फेज 2 का जो है वो काम शुरू किया जाएगा। देखिए, साफ तौर पर यहां पर समझने की बात यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास की गति को तो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और साबरमती की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में इसी तरह से जो है इस रिवर फ्रंट को बनाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार इस रिवर फ्रंट की तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस स्क्रीन पर दिखाइएगा। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में विकास किस तरह से गति पर हो रहा है, मगर उस कार्य पर विलंब
खत्म क्यों हो रहा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। हालांकि ठीक है, यह विकास की गति को कहीं ना कहीं विलंब करने में जो है कोई ना कोई कोताही जो है वो देखने को मिल रही है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये दर्शाना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में विकास तो हो रहा है, मगर सवाल यहां पर यह है कि आखिर अड़चन जो है वो क्या बनती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर के लोग जो है बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। और उस रिवर फ्रंट को लेकर जिस तरह से साबरमती की तर्ज पर हमने देखा है कि वहां पर जो सुंदर नजारा और आकर्षणीय केंद्र जो बनता है और आकर्षित जो है वो करता है, और उसी बीच जो है काफी मंत्रमुग्ध करने वाला वो प्रोजेक्ट भी जो है एक डिजाइन के जरिए जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था जब हमने वो लॉन्चिंग देखी थी। मगर उस बीच वो डिजाइन अभी तक जो है वो लगातार जो है समय से परे चलता हुआ नजर आ रहा है। और जो अंत तारीख अभी तय की गई है, फेस मैनर की बात कर रहे हैं हम, पूरे प्रोजेक्ट की कंप्लीट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पहले फेस की बात कर रहे हैं, जो अब तारीख जो है वो दिसंबर तक जो है वो बढ़ चुकी है। तो अगला कार्य जो है वर्ष 2024 में बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम ये मान के चलें कि अब वर्ष 2023 का भी हमें समापन होने के बाद जो है इस रिवर फ्रंट का जो है वो इंतजार करना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये तो कहा जा रहा है कि रिवर फ्रंट जो है वो समर्पित हो जाएगा। मगर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया जो है वो ज्वाइन करेंगे और इस समय हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। और सीधा सबसे पहला सवाल आपसे सर ये करेंगे कि जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। हमने देखा कि वर्ष 2008 और 9 की बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और अभी भी वर्ष 2023 बीत चुका है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को रिवर फ्रंट जो है वो समर्पित नहीं हो पाया है। हालांकि बड़े ही बेसब्री के साथ इसका इंतजार किया जा रहा था और फेज मैनर में इसका काम किया जा रहा है, मगर आखिर कोताही कहां पर देखने को मिल रही है? क्या जो इसकी तस्वीर हमने लॉन्चिंग के समय देखी थी, वो तस्वीर कितनी जल्दी जो है वह जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित हो जाएगी? सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, जो साबरमती की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहा जा रहा है कि समर्पित हो जाएगा। ये हम काफी समय से सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित हो जाएगा, और आखिर ये कहीं ना कहीं इसकी जो डेडलाइन थी वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में, कितने समय में जम्मू कश्मीर के लोगों को यह समर्पित हो जाएगा, और दूसरी तरफ कितनी जल्दी जो है लोग इसका आनंद ले पाएंगे? तवी रिवर फ्रंट जो लोगों का एक सपना था और बड़ी देर से सुन रहे थे, ठीक कहा आपने कि तवी रिवर फ्रंट और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल लेक थी, इसकी भी बात 2008-9 से चल तो रही थी। लेकिन अब जिस तेजी से ये काम चल रहा है, इस साल के अक्टूबर नवंबर में लास्ट दिसंबर तक इसका एक पोर्शन जो है वो बिल्कुल चालू हो जाएगा और लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जो लोकल अर्बन बॉडी के मंत्री हैं, होशियार अर्बन डेवलपमेंट के, हरदीप पुरी जी, वो भी वहां विजिट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तेजी से काम चल रहा है, जो समय डेडलाइन है, इससे पहले ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये ठीक हो जाएगा और चालू लोगों को मिल जाएगा। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष तो इस पर जो है वो लगातार तंज कसा है। वो कहता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की तरफ से तो 9 साल गिनवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, मगर जमीनी सतह पर वो काम देखने को नहीं मिल रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जहां पर कार्य लगा हुआ है और दिन रात को लोग जो है वो काम कर रहे हैं, मगर अभी भी जो इसकी तारीख तय की गई थी उस तारीख पर जो है इस कार्य को समाप्त नहीं किया गया, और अब ये तारीख जो है वो दिसंबर तक बढ़ चुकी है। हालांकि फर्स्ट फेज की विपक्ष के लोगों को बता देना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि आपके समय में प्रोजेक्ट कहीं होता नहीं था, आपकी इनॉग्रेशन होती थी और 20-20 साल प्रोजेक्ट और उसके रिवाइज रेट डीपीआर द्वारा बनते हुए समय लगता था। लेकिन आज ऐसे नहीं होता। जिस प्रोजेक्ट की हम आधारशिला रखते हैं उसको कंप्लीट भी करते हैं। चाहे आप एम्स देख लो, एम्स का अभी समय से पहले दिसंबर में जो है वो इसका उद्घाटन होने वाला है, ये तैयार होने वाला है। आप अखनूर वाला फ्लाईओवर ले लो, कितनी तेजी से बना। जो हमारा जाग से लेके जहां जम्मू शहर तक 4th ब्रिज तक चल रहा है फ्लाईओवर का काम, ये बड़ी तेजी से चल रहा है। जहां तक आप तवी रिवर फ्रंट की बात कर रहे हो, जो कंपनी आई है उसने भी कहा था कि मैं समय से पहले इसको कंप्लीट करेंगे, और हमारी कोशिश है कि जो बरसात आने से पहले पहले नीचे वाले पोर्शन को वो तैयार करके दे रहे हैं। ये भी आपको जल्दी ही दिखेगा। और 8-9 की बात
बात है, अगर ये करने वाले होते तो 8-9 में जे ही लोग थे, कुछ नहीं किया गया। जो भी हुआ इसी समय में हुआ, और इन्हीं के समय में ही आपको तवी रिवर फ्रंट भी मिलेगा और आर्टिफिशियल लेक भी मिलेगी। तो क्या लगे कि सर, क्या हम ये मान के चलें कि दिसंबर की बात करते हैं, जो अंत, इस साल के अंत की बात करते हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि पूरी तरह ये समर्पित हो जाएगा दिसंबर में जम्मू कश्मीर के लोगों को? बिल्कुल, दिसंबर तक ये तवी रिवर फ्रंट आपको मिलेगा और लोगों के इस्तेमाल में आएगा, और इससे पहले ही आएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जो है वो हमारे साथ इस समय ज्वाइन थे, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जल्द ही, दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में जम्मू कश्मीर को जो है तवी रिवर फ्रंट जो है, जो फेस मैनर, जिसका पहला फेज की बात करते हैं, वो पहला फेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर की हो या फिर पूरे देश की बात करते हैं। आज जिस तरह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं, और अतिया एनवायरनमेंट को लेकर हमारे दर्शकों को खास अपडेट करेगा, क्योंकि बेहद खास दिन है, और जो नई थीम को लेकर भी अपडेट करेगा। जी, जहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जो कि पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया भर के लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, अपनी जो अर्थ है जहां पर हम रह रहे हैं इसे कैसे प्रोटेक्ट करें। एनवायरनमेंट डे की बात की जाए तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत अगर मैं बताऊं तो इसको जो एस्टैब्लिश सबसे पहले यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 1972 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि शुरुआत उस टाइम से हुई थी। और उसके बाद से हर बार 5 जून को ये मनाया जाता है, और 150 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है। और जहां पर अनिल आपने थीम की बात की, तो हर साल अलग अलग थीम होती है, एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। पिछले साल की बात करें, उससे पिछले साल की बात करें, अलग अलग तरह की जो थीम्स है वो लाई गई थी। और इस बार की अगर हम बात करें 5 जून 2023 यानी कि 2023 की थीम जो है वो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। जिस तरीके से हमें पता है कि आजकल कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मैक्रो प्लास्टिक की बात करें, कितने हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और हमारे लिए भी कितने नुकसान है, हमारी हेल्थ को लेके कितना ज़्यादा जो पहले भी अलर्ट जारी किया था कि प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी कम करना चाहिए। और अगर हम ओशंस की बात करें, कहीं ओशंस में भी प्लास्टिक देखे गए थे, जहाँ पर जो वहाँ पर ओशंस की बात करें, मछलियाँ जहाँ पर होती थी उनके गट में प्लास्टिक फंस गया था, और जिसकी वजह से काफ़ी मछलियों की जो है वो मौत भी हो गई थी। और अगर हम बात करें मछलियों के अलावा, अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में भी काफ़ी हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं प्लास्टिक को। हालांकि काफ़ी हैरानी की बात है, प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है हमें लगता है कि सिर्फ जो लिफाफे होते हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन्स होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये इजी तरीके से डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं होते। प्लास्टिक कहीं साल लग जाते हैं प्लास्टिक को ख़त्म होने में, और ये जो ज़मीन में अगर कहीं फेंका जाएगा या फिर जलाया जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कि प्लास्टिक को जलाने से हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता है। अगर आप ज़मीन में प्लास्टिक को फेंकेंगे तो हम जो सॉइल है वहाँ पर रह जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है प्लास्टिक पहुँच जाता है, खाने के ज़रिए या फिर पानी के ज़रिए, या फिर हवा की बात करें, जो हम सांस लेते हैं उसके ज़रिए प्लास्टिक हमारे अंदर कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। और काफ़ी जो है ख़तरनाक चीज़ है, प्लास्टिक से हमारी हेल्थ को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसी बार यही थीम है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जाए, क्या कुछ चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। हालांकि अगर इंडिया की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो ना करें, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं। अगर हम बात करें, बच्चों की बात करें तो खासकर जितने भी खिलौने होते हैं, कुछ प्लास्टिक के खिलौने भी होते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी में भी प्लास्टिक चले जाता है, और उनके लिए भी काफ़ी नुकसान जो है वो साबित होता है। और प्लास्टिक की बात करें तो उनकी डेवलपमेंट जो है बच्चों की कम हो सकती है, और कई तरह के नुकसान जो है वो हेल्थ को हो सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात की जाए, एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है प्लास्टिक से होता है, जहाँ की मैंने आपको कहा कि प्लास्टिक ईजिली ख़त्म नहीं होता है, ये कई सालों तक जो है अर्थ में रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जहाँ पर बताया जाता है 400 मिलियन से ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर सिर्फ 10% ऐसा प्लास्टिक है जो कि रिसाइकल होता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि 5000 से प्लास्टिक जो है हर साल जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इसी पर जो थीम है इस बारी की, आखिर प्लास्टिक को किस तरीके से खत्म किया जाए। अदिया, इस पर हम आपको बता दें कि डॉक्टर पीयूष ने एक संदेश भेजा है, आइए वो संदेश को भी हम आपको सुनवाते हैं।
नमस्कार, सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। अगर हम इस विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास देखें तो ये 1972 में एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस उसको कहते हैं, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट पे थी। और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि 1973 से यानी कि अगले साल से विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाएगा। और उसमें बेसिकली इसको मनाने का पर्पज ये रखा गया कि जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं, जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं, जो बिजनेस करते हैं, और इंडिविजुअल जो हैं, वो सारे अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, उनको अवेयर किया जा सके और उसके बाद वो अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करें एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी की थीम थी ओनली वन अर्थ। और उसके बाद अगर अभी की थीम की बात करते हैं, वर्ष 2023 की थीम की बात करते हैं, तो ये थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जिसके के बारे में मैं ये सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले भी सेम थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की, यानी 45वें विश्व पर्यावरण दिवस पे, जबकि होस्ट भारत था। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि शायद इन 5 सालों में ये हमारे जो प्रयास थे, विश्व भर के जो प्रयास थे प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के, वो शायद नाकाफी थे। और इसीलिए 5 साल के बाद ही जो है इस थीम को हमें फिर से लाना पड़ा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। और इससे ये भी पता चलता है कि ये प्लास्टिक पोल्यूशन कितना चैलेंजिंग है पूरे विश्व के लिए। अब अगर हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं तो अगर हम कुछ डेटा को देखें तो करीब 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स हर मिनट पूरे विश्व भर में परचेज की जाती हैं। इसके अलावा 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग्स हर साल हम लोग यूज करते हैं विश्व भर में, जिनकी की अगर एवरेज लाइफ देखें तो वो केवल 12 मिनट की होती है। तो उस 12 मिनट के इस्तेमाल के बाद वो प्लास्टिक बैग का क्या होता है, वो पर्यावरण में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में पहुंच जाता है, चाहे वो लैंडफिल में हो, चाहे वो कहीं और सॉइल में हो या एक्वेटिक सिस्टम्स में हो। तो इस तरह से वो प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण में पहुंच जाता है और उसके बाद जो है उसका डिग्रेडेशन बहुत ही मुश्किल है। करीब 1000 साल लगते हैं उसको थोड़ा बहुत डिग्रेड होने में, और उस डिग्रेडेशन के बाद जो भी प्लास्टिक पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होता, छोटे छोटे प्लास्टिक्स बनते हैं जिनको भी कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स। ये माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स इतने छोटे होते हैं कि ये आपके श्वसन तंत्र के थ्रू और विभिन्न जरियों से ये आपके शरीर में पहुंचते हैं और दूसरे ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। तो इसके अलावा अगर प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं तो हर साल करीब 4000 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है पूरे विश्व भर में। और अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंक 5वीं है। तो भारत करीब 35 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट करता है। और अगर भारत में जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज को मिला के 8वें नंबर पे है और यहाँ पे करीब 51,000 टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट हो रहा है। अकेले केवल जम्मू में ही जो है 20,000 टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसमें हम लोग को ये देखना रहेगा कि एज एन इंडिविजुअल हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग को प्लास्टिक बैग्स को पूरी तरह से ना कहनी पड़ेगी और प्लास्टिक बैग्स की जगह हम लोग को जूट बैग्स और कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्लास्टिक किसी भी तरीके से हम अपनी लाइफ में उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें, चाहे वो पेट बॉटल्स हो, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हो, या इसके अलावा बहुत सारे जरिए हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक हमारी जिंदगी में आ रहा है। तो वो जो इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म है, जब तक कि हम लोग की जिस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है उसको हम लोग इस्तेमाल ना करें, उसको परचेज नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो प्लास्टिक पैकिंग्स में आते हैं और प्लास्टिक पैकिंग भी एक तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं आप लोगों से इस विश्व पर्यावरण दिवस पे अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई चीज, कोई प्लास्टिक का सामान या कोई भी चीज आप अगर उसको रीयूज नहीं कर सकते, आप उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो फिर आपको उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा। और वो रिफ्यूज करने से ही इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो। तो आप भी विश्व पर्यावरण दिवस को जो है आप इसी तरह से जो है हर एक प्लास्टिक की बात करते हैं उससे मुक्त रहें और पूरे देश को भी इसी तरह से मुक्त रहने का संदेश दें। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे और आप अपने पूरे परिवार का जो है बेहद जरूर ख्याल रखें। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।